नमस्कार, मैं राजीव चौबे और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय चेतना न्यूज़। पिछले सप्ताह देश में दो बड़ी घटनाएं घटी। पहली पश्चिम बंगाल से है, जहां वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन के विरोध में हिंसक सांप्रदायिक उन्माद फूटा और इस घटना में राज्य सरकार के परोक्ष समर्थन को लेकर बहस जारी है। सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और केंद्र की सरकार की भारतीय जनता पार्टी में सांप और नेवले का बैर है। अतः ऐसी घटनाओं पर दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप सामान्य सी बात है, लेकिन इस घटना में इससे अलग जो बात सामने आई वो है ममता बनर्जी का एक विचित्र बयान। ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इन घटनाओं के पीछे बीएसएफ का हाथ है। बीएसएफ ने बांग्लादेश की सीमा को खोलकर बांग्लादेशी दंगाइयों को प्रवेश दिया और दंगा करने के बाद उन्हें सुरक्षित वापस जाने का रास्ता भी दिया। ये बड़ा राजनीतिक बयान है और इस देश में स्वतंत्रता के बाद राजनीति द्वारा फौज के खिलाफ दिया गया ये पहला बयान माना जा सकता है। हालांकि इससे पहले अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, कन्हैया कुमार और कुछ वामपंथी नेताओं द्वारा सेना के विरुद्ध अनर्गल बयानबाजियां हुई, लेकिन अपने ही देश में दंगे कराने के लिए विदेशी घुसपैठ करवाने का आरोप, वो भी बीएसएफ पर, ये इस देश में फौज पर राजनीति द्वारा लगाया गया सबसे बड़ा आरोप है। ममता बनर्जी केंद्र सरकार, बीजेपी, आरएसएस, राज्यपाल, इन सभी पर इससे पहले भी आरोप लगाते रही हैं। इसे आम राजनीतिक व्यवस्था के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन देश के सबसे बड़े सुरक्षा बल पर आरोप, वो भी बिना किसी प्रमाण के, ये राजनीतिक पतन की पराकाष्ठा तो है ही। इसके साथ ही साथ सुरक्षा बल और केंद्र सरकार के सम्मान पर प्रश्न चिन्ह भी है, जिस पर केंद्र सरकार के मौन को सहज रूप में नहीं लिया जा सकता। इस बयान के बाद मीडिया और आम जन में यह चर्चा जोरों पर है कि क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगेगा। राष्ट्रपति शासन लगेगा या नहीं लगेगा, यह सब भविष्य के गर्भ में है और दो को छोड़कर कोई तीसरा नहीं जानता कि क्या होगा। लेकिन जो मोदी और शाह को करीब से जानते हैं, वो बड़े सरप्राइज के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। निश्चित रूप से कुछ ही दिनों में एक बड़ा विस्फोट होना तय है। अब बात करें दूसरी घटना की। दूसरी घटना हुई तमिलनाडु की सरकार की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया। तमिलनाडु सरकार द्वारा विधानसभा में पारित कुछ विधेयक कई दिनों तक राज्यपाल के पास पड़े रहे। राज्यपाल ने उन पर ना तो उन्हें मंजूरी दी, ना उन्हें वापस लौटाया और काफ़ी समय बीतने के पश्चात राज्यपाल ने उन विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। राष्ट्रपति ने भी ना मंजूरी दी और ना ही उन विधेयकों को वापस लौटाया। इस पर तमिलनाडु सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की। सर्वोच्च न्यायालय के 2 न्यायाधीशों की युगल पीठ ने इस पर निर्णय दिया। वो इस देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आज तक का सबसे बड़ा और विचित्र निर्णय है। विचित्र इसलिए कि इस देश के इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय ने इस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ रिट मैंडेमस जारी किया है और रिट मैंडेमस जारी करते हुए राष्ट्रपति को निर्देशित किया गया है कि किसी भी विधानसभा अथवा संसद से पारित किसी भी बिल को राष्ट्रपति 3 महीने से ज़्यादा रोक नहीं सकते। 3 महीने से ज़्यादा रोका गया तो उस बिल को मंजूर माना जाएगा। हमारे संविधान का अनुच्छेद 361 आर्टिकल 361 भारत में राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों को लीगल इम्यूनिटी अर्थात वैधानिक प्रतिरोध प्रदान करता है। आर्टिकल 361 में जो लिखा गया है, जो पहली लाइन है, वो निम्नानुसार है। राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन के लिए या उन शक्तियों और कर्तव्यों के प्रयोग और पालन में उसके द्वारा किए गए या फिर किए जाने हेतु तात्पर्यित किसी भी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अर्थात राष्ट्रपति या राज्यपाल के किसी भी निर्णय को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
संविधान के अनुच्छेद 361 के इस प्रावधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का तमिलनाडु सरकार की याचिका पर दिया गया आदेश सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। वैसे भी संवैधानिक मामलों को सुनने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, संवैधानिक बेंच एक अलग है, इसकी अलग व्यवस्था है। लेकिन जिस युगल पीठ ने का ये निर्णय है वो संविधान पीठ नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं है। अतः संवैधानिक मामले पर इस पीठ का ये निर्णय आश्चर्यजनक होने के साथ साथ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यक्षेत्र और अधिकारों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करने वाला है और आने वाले समय में निश्चित रूप से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलेगा। ये एक शुरुआत हो चुकी है। बीते सप्ताह देश में घटी ये दो घटनाएं जितनी बड़ी थी उन पर वैसे ही बड़ी प्रतिक्रिया भी अपेक्षित थी, लेकिन कोई भी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं आई। मात्र एक सॉलिसिटर जनरल का बयान है कि राष्ट्रपति को सुनने का अवसर नहीं मिला गया, हम रिव्यू लगाएंगे, लेकिन इससे बड़ी कोई प्रतिक्रिया केंद्र सरकार की तरफ से नहीं आई है। दोनों घटनाओं का प्रतिकूल असर केंद्र सरकार पर पड़ा है, या ये कह सकते हैं कि दोनों घटनाएं केंद्र सरकार के लिए प्रतिकूल असर कारक घटनाएं थी, किंतु केंद्र सरकार की तरफ से इन घटनाओं पर त्वरित और विपरीत प्रतिक्रिया नहीं आई। इन दोनों घटनाओं के बाद दिल्ली की कुछ खामोश हलचलें ये बता रही हैं कि सब कुछ सामान्य नहीं है, और ये खामोशी किसी बड़े तूफान से आने वाली खामोशी है। बुधवार को केंद्र सरकार की कैबिनेट की बैठक स्थगित हुई। आम बात है, अधिकतर ऐसा हो जाता है कि प्रधानमंत्री के ना होने की वजह से या अन्य किसी कारण से कैबिनेट की बैठक स्थगित हो सकती है, लेकिन प्रधानमंत्री के राजधानी में रहते हुए और बिना किसी आपात कारण के या बिना किसी अपरिहार्य कारण के, बिना किसी सूचना की ये बैठक स्थगित हुई। क्यों स्थगित हुई, ये प्रश्न उठता है। प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर दौरा तय था, जो स्थगित कर दिया गया। गृह मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार अगले एक हफ्ता के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलते रहते हैं, लेकिन अभी जो भेंट हुई वो किस विषय पर हुई, ये एक प्रश्न का विषय है। ये कोई नहीं जानता कि किस विषय को लेकर ये भेंट हुई। केंद्र सरकार के सारे बड़े मंत्री बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं उनका अपने अध्यक्ष से मिलना स्वाभाविक है, किंतु आज की परिस्थिति में, इन विपरीत परिस्थिति में सारे के सारे मंत्रियों का एक साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना कोई ना कोई कारण रखता है जो अभी किसी को नहीं मालूम। इसके बाद फिर सारे के सारे मंत्री प्रधानमंत्री से मिले। इसे भी हम देखें तो सरसरी तौर पर इसे साधारण घटना माना जा सकता है, किंतु इस परिस्थिति में सभी मंत्रियों का प्रधानमंत्री से मिलना और चर्चा का विषय बाहर ना आना, ये भी एक प्रश्न खड़ा करता है। सरसरी तौर पर इसे भी आम घटना के रूप में देखा तो जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इनकी कार्यशैली से अब सारा देश परिचित हो चुका है। वे जब भी कुछ बड़ा करते हैं तो अचानक और विस्फोटक तरीके से करते हैं। तो मंत्रियों का प्रधानमंत्री से मिलना, प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति से मिलना, मंत्रियों का अपने अध्यक्ष से मिलना, प्रधानमंत्री की जम्मू कश्मीर यात्रा का निरस्त होना, गृह मंत्री के सारे कार्यक्रमों का निरस्त होना, कैबिनेट की बैठक का निरस्त होना, ये सारी घटनाएं संकेत कर रही हैं कि सत्ताधारी पार्टी के शीर्ष नेताओं और कैबिनेट मंत्रियों को भी पहले से कुछ खास पता नहीं होता कि केंद्र सरकार के में क्या हो रहा है, या जब जो बड़े नेता हैं, दो बड़े नेता हैं, वो क्या निर्णय लेने जा रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार के बारे में कहा जाता है कि कब क्या होना है ये दो को छोड़कर तीसरे किसी भी आदमी को नहीं मालूम होता। कुल मिलाकर दिल्ली में ये अजब सी खामोशी है, और ये खामोशी निश्चित रूप से किसी बड़े तूफान के पहले की खामोशी है। आप बस नजरें रखे रहिए, आने वाले दिनों में इन दोनों घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में एक बड़ी और विस्फोटक प्रतिक्रिया का होना तय है। आज के लिए बस इतना ही। इस प्रकार के विश्लेषणों के लिए और नए ताज़ा समाचारों के लिए आप RCN के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा और फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।